आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना ही चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार को एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात को पता था और वह मेरे भी तरह चिंतित बहुत थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा ही निकालो। मैं पहले से चिंतित हूँ। सब अभी मेहमान आ गए। पिछली बार देश की महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते थे। फिर मैं सोचने लगी और कहने लगी कि लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे, इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था, क्योंकि समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा सुंदर थी और खूबसूरत थी, उम्र में से भी छोटी थी। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर से ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता था उसे दुल्हन कमरे में नहीं जाना भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? अभी शादी हुई है और तुम उनकी रात को खराब करना चाहती हो। शादी ब्याह के थकावट हो जाती, लेकिन नया खून है। काफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे। फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मेरी जेठानी ने मुझे बहुत समझाया। मैं बोली, ये थक जाएंगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है और उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इसलिए सलाह मशवरा कर लूँ। लेकिन उसे मुझे यही बात बता दी कि फिर उसे खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर में दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार से सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद कर आई हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना और हर चीज़ समझने की कोशिश करना। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। उसने कहा कि मुझे सब नहीं समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अब अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों में ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे ही रखना। सुबह मुझे बता देना, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी कि मैं इस विषय की बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर में सोने चले गए। घर के बहुत सन्नाटा था, क्योंकि बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने की चली ही गई थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई थी। आज मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सांसें चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मेरी नींद उठ गई। मैं देखने लगी कि क्या हुआ है। मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी। उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की चीखने की आवाज़ थी, और वह लड़की कौन हो सकती है? मैं अच्छी तरह जानती थी सभी मेहमान धीरे धीरे उठते लगेंगे। अचानक मेरे बेटे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैं चौंक गई कि क्या हो गया, ये क्यों चीख रही हैं। जब कुछ औरतें उसने उसे पकड़ लिया और वह कहा, क्या हुआ बेटा? अब सब संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी भी छिटक वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू के पानी में छींटे मारने से भी होश नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंड पड़ गया था और फ़ौरन अस्पताल ले गया। मैं उस अस्पताल ले जाना चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा ही नहीं था। बेचारी बच्ची किसी तरह होश में आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया और उन्होंने भी एक एक
बात पूछी अपनी बेटी से कि क्या हुआ, तुम क्यों चीख रही थी। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलग किया है। वह सब लोग मुझे अजीब ही नज़रों से देख रहे थे, सवाल के सवाल तरफ थे। मेरे बेचारे परेशान हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि उसने क्या किया है। वह कमरे में ही नहीं था, उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी। कोई चीख टूटी होती है ये उसने अपनी बीवी के हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था, इसलिए वो अपने कमरे में नहीं था। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही फ़िक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई तो 3 घंटे के अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते ही नहीं तो लोग को क्या जवाब दें, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुख दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, बाढ़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर एक पल के लिए भी नहीं रखूँगी। अब मैं अपने घर जाऊँगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीना का हक़ है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू का अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उस देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी, वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेके आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह एक अमीर पिता की बेटी थी, वह बहुत अच्छी लड़की थी। वह मुझका घर आना लगता था। कुछ ही दिनों बाद मैंने महसूस किया कि जैसे ही वह अरविंद के पास पसंद करने लगी और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के उसके साथ ही ऐसा हुआ कि शादी की पहली रात तो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने के भी मना कर दिया था। मैं ये बहुत सोचने में पड़ गई कि आखिर ऐसा होता क्या है। मेरे तब ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो। लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद हो गई और अब इस लड़की को मैं समझाया जा रहा था। लेकिन वह तो कह रही थी कि मैंने ये नहीं रहना, मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया, हम जाने तो कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। अरविंद घर से आ चुका था। सब लोग सवालों से बौछार कर रहे थे, लेकिन उसे चुपचाप साध ली और कुछ भी नहीं बोल रहा था। धक हार से खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद से भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई। हमारी लड़की के साथ माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने का कोई असर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अरविंद हमें मुंह में एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी तो पहले से ही दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहना पड़ी थी और करती भी क्या मैं। घर में जमा लोगों को भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी, कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी। लेकिन उस बेचारी की क्या गलती थी, आखिर उसकी बेटी थी जिनकी तबाह हो गई। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काशी अरविंद में के पिता होते इतना जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के ताने ने इसने अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। फिर मैं सोचने लगी, सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियाँ बना रहे जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं शायद अरविंद पागल है, कोई कह रहा था लगता अरविंद दिमागी मरीज है, कोई कह रहा था पता नहीं उसने कहीं दुल्हन तो ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई, जितनी मुंह में उतनी बातें। लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना लगे तो खुद में कहानियाँ बना लेते हैं और खुद ही बनाई हुई है। उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। मैं सोचने लगी, लेकिन समस्या ही तो यह नहीं, सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहागरात के दिन मेरी बहुएं मेरे बेटे से कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा था, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैं उसके घर फ़ोन कर दिया, भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर दें, लेकिन इंसानियत के नाते हमसे कुछ का हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया और मैंने पूछा अब उसकी तबीयत कैसी है। अब आपकी बेटी है। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी। वो मेरे पर खूब भड़की और खूब चिल्लाने लगी और बोली थी, मेरी बेटी अब ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आज के बाद आपने फ़ोन किया
ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी? मेरे बेटे को कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डर कर भाग जाती थी। अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या होता है। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन हमारी इतनी लाड़ प्यार देने से वजह से बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरत और स्मार्टनेस आगे सब पानी भरते हैं। उसके पहनने ओढ़ने के शौक़ था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता, पढ़ाई भी अच्छा था और नौकरी भी टाइम से ही कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति के कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर के खर्चे के लिए पैसे भी देता। मुझे उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो कहते कि गलत संगत में पड़ गया। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। ये सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर से विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझसे अपनी दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझे कहता, मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसके कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था। फिर पता नहीं मेरे बेटे को देखकर लोग मेरी बहू में डर क्यों जाती थी। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा होता क्या, लेकिन ये जो 2 बार हुआ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा करता था कि अपनी पत्नियों के साथ भी वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकने लगे। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियां तलाक हो चुकी थी। ये चाहती थी कि बहुएं आएँ और मेरे घर में ही रहें, यहाँ से भाग कर ना जाएं। किसी भी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। इसलिए अपने बेटे की तीसरी शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पहुँच कि अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी जिससे पहले से ही शादी हो चुकी हो, और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। जल्दी से ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों ने भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य के नाक नक्शे भी की लड़की ठीक थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए। मैंने अरविंद को लड़की से फ़ोटो दिखाई तो शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी आम की शक्ल सूरत की लड़की, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने इसे डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं। मैं उसको खूब डांटा। उन हरकतों चलते फिरते तेरी कभी शादी नहीं हुई चाहिए, लेकिन एक मामला सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद तो कोई ऐसा हुई जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों के आंसू आ गए। मेरी आंखों के आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उसने उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं जा रह कहीं अरविंद के दिल में चोर जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि वह सच जानकर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी पत्नियाँ डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी, भरोसा दिन आऊँगी कि अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताए और मुझ समस्या का समाधान करूँगी। सर, इस बार वह शादी के प्लान बहुत ही सादगी से करने था, और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी करा दी। लड़की का नाम रश्मि था और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दो, भाई की हाल ऐसे छोड़ दो, लेकिन उसने समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो चुका, सुलझाने हमारा फ़र्ज़ है। हेयर शादी निपट गई और बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो मेरे रिश्ता नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले, मेरे कुछ सहेलियाँ वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। शादी हो चुकी थी। फिर मैंने लड़की के पास गई, रश्मि को अपने अरविंद के कमरे में ले गई और बेड पर बैठाते हुए रश्मि से हाथ अपने हाथों में लिया और हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य मुझे देखने लगी और भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा, अरविंद से शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया था।
हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे। मुझे तुम सब कुछ सुबह सब सही से बताना कि क्या हुआ। हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम से छोड़कर भाग जाओ, लेकिन मेरे बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम मुझे सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें उसके डरने धमकाने में या कोई उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हो गई थी। रश्मि को आराम करने को बोला, घर बाहर आ गई और अपने कमरे में नहीं गई। वह हाल में कहीं सोफे पर लेट गई। श्रुति को मैंने उसे कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी आप जो भी कर रहे हो गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी की ही समझाती हैं। वो कोई किसी बेटी की ज़िंदगी की यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी। सोफे पर लेटी दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी। दुआ मांग रही थी, हे भगवान रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था तूफान से आने के पहले खामोशी हो। घड़ी के टिकट में मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। अपने भगवान से मनाते में लगी हुई थी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। जो मैं सोचा था फिर वही हुआ। रश्मि चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हो गई, वह धांसी बोली कि आपको अपने बेटे से पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर वे ऐसा करा लेते तो आपको मुझे और दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में शादी से निभाने की सोचती थी। लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे को कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी करवा सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अरविंद का कोई मजबूरी है अपने आने में के लिए ये नहीं था। पहले से जो बहुएँ लाई थी वह अमीर घराने की थी, सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा और गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। कि आखिर ऐसा होता क्या है जो सब बहुएँ चिलक भाग जाती हैं। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज़्यादा बहसबास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम जो जेवरात दुल्हन के साथ देते थे, दुल्हन घरवालों की शादी के दूसरे दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था। इतनी खूबसूरत पढ़े लिखे कि अमीर लड़के की छोड़कर लड़कियां भाग जाती हैं। मेरा दिमाग सोचकर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं आखिर बात क्या है। अरविंद भी मुझे मुंह से कुछ कहने के तैयार नहीं था, जबकि इस बात के मुझे कुछ भी करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता। मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन अब मैं हर वक्त अरविंद पर नज़र रखने लगी थी। उसकी एक एक हरकत ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसे सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव में ऐसी क्या लगा कि नहीं, उसमें कुछ तो नॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे वो लड़के होते हैं। मुझे कोई रास्ता सुनाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैं अरविंद के दोस्त के फ़ोन लगाया, उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को। मैंने पूछा, नितिन तुम अरविंद के इकलौते दोस्त हो जिसे अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे अरविंद के बारे में कुछ बताओगे? उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। प्लीज़ आप मुझे बताइए बेटा, मैं जानना चाहती हूँ अरविंद ने आपको क्या क्या बताया अपने बारे में। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उसने अपने दोस्त के अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और बस यही बात मुझे अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को कहीं नहीं बताया कि मैं 3 बार शादी ही की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं? लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई जो इसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात की पत्नी भाग जाना, वो भी 3 पत्नियों का भाग जाना, वो कैसे अपने दोस्त को बताता था। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर अरविंद से शादी के लिए सोचा, तो इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी भी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और कुछ उसके घर में उसके 2 छोटे छोटे भाई थे। तुम्हारे 2 भाइयों की पढ़ाई जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी की आप लोगों को भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था। लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए थे, लेकिन यह मैं लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले उसको सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा है कि मेरी वो सब भाग जाती हैं मेरी बहुएँ। सारी बातें लड़की को समझा दी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर वो खुद को संभालते हुए बोली,
कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने थोड़े से भी त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो मैं उससे बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। फिर दिल ही दिल मुझे खुश हुई थी। अगर सुमन मेरी बहू बनती, मेरे घर को टिक्की रहती, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी। और इस बात को शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होती मैंने कमरे में दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर दृश्य देखकर मेरी तो चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। अरविंद कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह डॉक्टर को मैंने बुलाया। सिर्फ वह डर की वजह से बेहोश हो गई। उसके शरीर में पर किसी की तरह कोई चोट निशान नहीं है। अरविंद के चेहरे पर भी चिंताजनक रही थी। ऐसा लगता कि वह जैसे परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद तो दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद की भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और सुमन के पास ही बैठी। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, वह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन के हाथ पकड़ लिया और सुमन को तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताई थी, तुम मान भी गई थी, फिर अब ऐसे क्यों कर रही हो। लेकिन सुमन मेरी कुछ भी ना सुनने की तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, यहाँ तो नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊँगी, कब से हैंडल कर लूँगी, बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। मैं बहुत सोचती रही कि आखिर, लेकिन सुमन मुझे बताओ कि सही आखिर ऐसा क्या हुआ था। मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन तुमने मुझे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी अरविंद के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखें विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। सुमन चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप कुछ देर सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी आखिर ऐसा क्या हुआ। शायद सुमन ने अपने माता पिता कुछ नहीं बताया था। अरविंद ने 3 पत्नियां ने दूसरे दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन समझ नहीं आया ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसका मतलब था सुमन अभी मेरे बेटे की ही पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अरविंद का चेकअप करवा कर ही रहूँगी। अपने होशो हवास के तो अरविंद ऐसा कभी भी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन मैंने अरविंद के खाने में नींद की दवा मिलाई। अरविंद की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और डॉक्टर अरविंद का कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर जिसे रिपोर्ट आती मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया। डॉक्टर के जाते ही मैंने सोचा कि अब क्या होगा, डॉक्टर क्या बताएंगे। मैं सोचने लगी और मैं बहुत मैं फ़िक्र में पड़ गई और फिर मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ये सुनकर तो मेरे आश्चर्य में कोई सीमा ही नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी से पहले रात उसकी पत्नी क्यों भाग जाती है। सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई और सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं था। मुझे देखती सुमन डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर से नहीं रह सकती, फिर आपको मुझे लेने क्यों आई हो। मैंने सुमन से बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन मेरी उम्र की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना बेटा। मैं तुम्हारे पास एक आखिरी किरण लेके आई हूँ तुमसे बात पूछने के लिए। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जोड़े हुए हाथ लेकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। सुमन किस तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई। तो फिर मैं सुमन के कहा, ठीक है तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। आज रात तुम मेरे बेटे कमरे में फिर रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने के पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी।
मैं सुमन को अपने घर ले आई। समझ के माता पिता ने बहुत ही खुशी ने अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैंने अरविंद के कमरे में बिठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज के घर में नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हूँ और मैं जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था और अरविंद की कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज जब सब अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी कि आखिर क्या होता था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी संवरी बैठी सुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी, कैसे कैसे उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके हुए आने वाली स्थितियों के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही सुमन बेड के उतर कर नीचे खड़ी हो गई। डर से वो थर थर काँप रही थी कि हक्का बक्का सी खड़ी होती। चीखने चाहते फिर अंदर से अरविंद आ गया था। फिर औरत की आवाज़ क्यों, तभी अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों के जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, यूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह निकाल रहा था। उसने मना किया था कि मेरी ज़िंदगी से दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, अब तुम अपने मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा। तभी सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई और मैं बाहर आ गई। अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया तुम्हें, उन होश हो तो? अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया। और कौन अरविंद? परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई। इससे पहले अरविंद फिर मेरे पास आता, मैं कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। फिर अरविंद बोला कि मैं कोई अरविंद नहीं। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मुझे डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सचेत और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे कहा था अगर मैं किसी को कुछ बताया तो मुझे मार डालेगा, साथ ही मेरे भाइयों को भी। मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी, कुछ ही होगा। सुमन, शांत हो जाओ, मैं कुछ संभाल लूँगी। मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल आया मेरे दिल में, यही आया कि शायद अरविंद पर किसी का भूत का साया है, तभी अरविंद ऐसी हरकतें कर रहा है। तो फिर सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह पहले अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारी हालात में अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर को ये सब कहा कि मुझे लगता है कि अरविंद किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया, मुझे तो अरविंद की एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के करैक्टर में खुद को उतार लेते हैं। तो लेकिन अब टेंशन ना ले, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से वो कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पागलपन होकर दौरे पड़ जाते हैं और जहाँ दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं उसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग के हाथ लग जाए तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सुमन जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया कि बेटा नाश्ता कर लो। नाश्ता करते सुमन बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सुमन के घर सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। मैं तुम्हारी दूसरी बात, तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये सब कैसे कर सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने तुम्हें कहा था, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है। अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, अरविंद बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मैंने सुमन को बहुत समझाया। मैंने बहुत देर तक समझाने पर अपने माँ बाप की हालत को देखकर वह सुमन राजी हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन को कहा था, सुमन बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल को ठंडक उतर गई। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कहा कि हाथों से दरवाज़ा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था कि उसको देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। मनुष्य एकदम नॉर्मल ही था कि पता नहीं कि बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैं उसे कुछ ही भाई जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस से लिए निकल गया।
अरविंद ने ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले अरविंद ने अपने कमरे में गई उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने से बेड पर मैं कुछ किताबें देखी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सुमन ने भी सब किताबें देखी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास से जिसे कोई परमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात उसके पति के कमरे में धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया। परमिला धीरे धीरे दिमाग की मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौड़े पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी की दुल्हन को देखते ही मारने के लिए भागती थी। परमिला की ससुराल वालों को उसे पागल पर घोषित कर दिया था और उसके मायके वालों ने। दुल्हन को देखकर परमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और परमिला कैरेक्टर की अरविंद के खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं ना, कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास अरविंद पढ़ता है उस सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा और उसे परमिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें सब बातें समझा दी थी। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयाँ और सुमन की मेरी मेहनत तो अरविंद को ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंपल से रहती थी, कोई भी बनाव और श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती अरविंद निगाहें उसका पीछा करती थी। अरविंद का इलाज चलते 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बात ही अच्छे कर्म किए जो मुझे ऐसी सुमन जैसी बहू मिली थी। मैं सुमन का बहुत शुक्रिया करी और मैं बहुत सुमन अब मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास कि अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका। मैंने सुमन से कहा कि सुमन आज तुम्हें आखिर कदम उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुमन ना समझी मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसे समझाया कि सुमन आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल ही गई। शायद उसे यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद के प्यार भी नज़रों से समझ चुकी थी। फिर सुमन फिर समझ गई कि हाँ अब ये सब करना पड़ेगा। सुमन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दरवाज़ा खुला रखना और दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक न हो जाता। जैसे ही कुछ गलत होने लगे फ़ौरन बाहर भाग आना। रात को अरविंद के आने से पहले तुम सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद के बेड को भी बहुत खूबसूरती सजाया था। मैंने अरविंद के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अरविंद आ चुका था। अरविंद ने खाना खाया। खाते हुए अरविंद ने निगाहें इधर उधर ढूंढ रहे थे। समझ गई थी अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी थी। और कुछ देर अरविंद खुद ही बोला, मम्मी सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं कहीं गई है क्या? मेरे बोलने से पहले श्रुति बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपकी ही। इससे पहले श्रुति अपनी बात पूरी करती मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो मैं अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। अरविंद ने भी खाना खा लिया था। हाथ मुँह धो के खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। हे भगवान सब कुछ ठीक हो। मैंने अरविंद के पीछे पीछे चली गई। बाहर गेट पर रुकी रही, अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी अंदर सब कुछ ठीक हो तो है। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर तक हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर बाद मुझे सुमन और अरविंद की सरोसियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरोसियाँ में मुस्कुरा दी और मेरे अंदर से सुकून उतर गया। मैं बहुत खुश थी। मन ही मन मुझे भगवान का धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आता हुआ सुकून से लेट गई। फिर मेरी आँख से देर से खुली। जल्दी ही उठकर किचन की तरफ भागे। सुमन के किचन में पहले से ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नज़रों में और शर्मीला मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई थी कि सब कुछ ठीक है। मेरे प्यार से सुमन को माथे चूमते हुए कहा, बेटा तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी अरविंद को कॉफ़ी चाहिए थी, वह बना रही हूँ। सुमन कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद की। आज मेरे अरविंद और सुमन जीवन खुशियाँ ही थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की भी नज़र ना लगे। दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और हमारी पोस्ट को देखने के लिए लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।